नेक्स्ट है only allowing purchasing staff to choose suppliers from an approved list is an example of what sort of fraud prevention measure। आपने अपने प्रोक्योरमेंट स्टाफ को एक लिस्ट दे दी सप्लायर्स की और आपने कहा कि आप सप्लायर से कुछ भी खरीद सकते हो जो हमारी कंपनी को जरूरत है, लेकिन ये जो लिस्ट ऑफ सप्लायर्स है इसके बाहर का कोई सप्लायर ना हो। जो सप्लायर्स हमने अप्रूव कर दिए हैं सिर्फ उन्हीं से आप बाय कर सकते हो। अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इसका कुछ लेना देना नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो मतलब ये कि एक ही ड्यूटी को 3-4 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं स्टेप्स में। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन तो तब होगी जब आप सेलेक्टेड या अप्रूव सप्लायर से बाय करोगे, रॉ मटेरियल आएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी। लिमिटेशन कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। लिमिटेशन कंट्रोल, लिमिटेशन कंट्रोल का क्या मतलब है कि अपने एम्प्लॉय के पास आप ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड कर दो। अगर उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं अपने प्रोक्योरमेंट स्टाफ को ऑप्शन दे दूं कि आप किसी भी सप्लायर से बाय करो, तो वो क्या करेगा, ऐसा सप्लायर ढूंढेगा जहां उसका दोस्त काम कर रहा हो, उसका भाई काम कर रहा हो, ताकि उसके लिए फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाए। लेकिन अगर हमने ही उसको बता दिया कि ये ऑप्शंस है, इसके अलावा आप किसी सप्लायर से बाय नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड की कंपनी से वो बाय कर ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया लिमिटेशन कंट्रोल। तो लिमिटेशन कंट्रोल ये होता है कि अपने एम्प्लॉय के ऑप्शंस जो हैं वो आप लिमिटेड कर दो, ताकि वो उन ऑप्शंस के अलावा कहीं और से बाय ही ना कर सके। क्लियर विद दिस? इसके बाद है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। विंडो ड्रेसिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग: ए, producing on overly detailed set of accounts in years when underlying results are poor। ये नहीं है विंडो ड्रेसिंग कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बनाते हो जैसे नॉर्मली बनाते हो, कोई ओवर डिटेल करने की जरूरत नहीं है विंडो ड्रेसिंग के लिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी, एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन जस्ट बिफोर द ईयर एंड दैट विल इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ अकाउंट्स बट विल बी रिवर्स आउट सून आफ्टर। यही तो होती है विंडो ड्रेसिंग कि साल के एंड पे बहुत सारी फेक ट्रांजैक्शंस कर दी आपने और जैसे ही नया साल शुरू हुआ उन सब फेक ट्रांजैक्शंस को रिवर्स कर दिया। ये होती है विंडो ड्रेसिंग। सो ऑप्शन बी जो है, यस, ये हो सकता है विंडो ड्रेसिंग का ऑप्शन। सी, सेटिंग अप बोगस एम्प्लॉयज ऑन द पेरोल एंड पेइंग दिस सैलरी इनटू अ स्पेशली क्रिएटेड बैंक अकाउंट। आपने फेक एम्प्लॉयज खोल दिए, उनके अकाउंट्स खोल दिए पेरोल सिस्टम में, और अब जो भी पेमेंट जा रही है वो उन स्पेशल अकाउंट्स में जा रही है और आप निकाल रहे हो वहां से। तो ये तो बेसिकली विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ये तो एक्चुअली में फ्रॉड हो रहा है। ये विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ये फ्रॉड है। विंडो ड्रेसिंग बेसिकली फ्रॉड नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग सिर्फ ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर थी, तो आप थोड़ी सी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना चाह रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शंस आप इंटर करोगे वो ईयर एंड पे आप उसको रिवर्स करोगे। अगर आप उसको रिवर्स नहीं कर रहे तो वो फ्रॉड है, ये वो चीट है। ठीक है, तो सी जो है ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ बिजनेस एसेट बाय मैनेजर, बिजनेस के एसेट्स हैं और वो मैनेजर्स चोरी कर रहे हैं, तो ये भी सीधा सीधा फ्रॉड है, ये तो विंडो ड्रेसिंग नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है बेसिकली वो आपकी विंडो ड्रेसिंग है कि साल के एंड पे फेक ट्रांजैक्शंस डाली और जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो उनको रिवर्स कर दिया ताकि पकड़ा भी ना जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट भी चला जाए। क्लियर विद दिस? इसीलिए जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे वहां पे लिखा हुआ था कि ऑडिटर जो है वो साल के शुरू के क्रेडिट नोट्स को बहुत ख्याल से चेक करेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल के रिवर्स हुए होंगे। क्लियर विद दिस? इसके बाद है नेक्स्ट, इफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट came across an incident of fraud that took place in the year, he or she must। अच्छा, ऑडिटर बहुत सारी किस्म के ओपिनियन देते हैं, दो हमारे कोर्स का हिस्सा है, क्वालिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसमें से अच्छी ओपिनियन कौन सी है? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब ये कि ये गुड है, और क्वालिफाइड ओपिनियन ये कि कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है और ये बैड है। अब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और उसने देखा है कि फ्रॉड हुआ है, अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि फ्रॉड जो है वो मटेरियल है या इमटेरियल है, ये नहीं लिखा हुआ, बस ये कहा है कि फ्रॉड का इंसिडेंट उसे पता चला है। तो वो क्या करे? ऑप्शन ए, क्वालिफाई द अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ फ्रॉड।
अच्छा, किसी भी कंपनी का अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है तो ये एक बहुत बैड चीज होती है कंपनी के लिए। ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है जब ऑडिटर के पास कोई ऑप्शन ना रहे ना, कि कुछ भी अब और नहीं कर सकते, तब वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको फ्रॉड का पता चलता है तो ऑडिटर क्या करेगा? जब भी उसको फ्रॉड का पता चलेगा वो देखेगा ये मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर वो देखेगा इमटेरियल है तो उसको इग्नोर कर देगा चुप करके। अगर वो मटेरियल है तो उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा? वो मैनेजमेंट से बात करेगा कि देखो मैं एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा हूं, मुझे ये फ्रॉड पता चला है और ये फ्रॉड जो है मटेरियल है और ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जो है जो बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व है मैनेजमेंट को बताएगा ये बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व है और ये आपको करेक्शन करनी है। ऑडिटर्स को करेक्शन भी बताएगा कि ये करेक्शन आप कर सकते हो। मैनेजमेंट अगर एग्री कर लेती है कि अच्छा ये फ्रॉड तो है और ये इस बंदे ने फ्रॉड किया, चलो इसको हम सजा भी देते हैं, प्लस ये कि जो करेक्शन हमें ऑडिटर बता रहे हैं वो करेक्शन भी कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अगर तो मैनेजमेंट राजी हो जाती है तो फिर तो वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा ऑडिटर उसको। क्यों? क्योंकि फ्रॉड था, फ्रॉड पकड़ा गया और फ्रॉड करेक्ट हो गया या रिमूव हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब उसको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ तब रिपोर्ट करेगा जब कोई फ्रॉड उसको मिला जो मटेरियल भी है, जो उसने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी किया रिमूव करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने एग्री नहीं किया। सिर्फ वो जो है क्वालिफाइड ओपिनियन देगा और रिपोर्ट करेगा शेयर होल्डर को। वरना अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया और मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसको किसी को भी रिपोर्ट करने की। सो क्वालिफाई द अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ फ्रॉड, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन योर क्वालिफाइड अकाउंट्स जब फ्रॉड जो है वो मटेरियल हो, सिर्फ और सिर्फ जब फ्रॉड मटेरियल हो, मैनेजमेंट उसको करेक्ट ना करे, सिर्फ तब वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। इसके बाद बी है रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ अ नोट टू द अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द फ्रॉड। नहीं, अगर फ्रॉड मटेरियल होगा और मैनेजमेंट उसको रिमूव नहीं करेगा तभी वो शेयर होल्डर को रिमूव करेगा। अगर किसी भी किस्म का फ्रॉड है और वो मैनेजमेंट ने रिमूव कर दिया तो फिर शेयर होल्डर को बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता। सी क्वालिफाई द अकाउंट्स ओनली if the fraud is material and not properly recorded in the accounts. Yes, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन सिर्फ तब देनी है जब फ्रॉड जो है वो बड़ा हो, मटेरियल हो, सिग्निफिकेंट हो और वो जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड ना हुआ हो, मतलब उसको रिमूव ना, मैनेजमेंट उसको रिमूव ना कर रही हो। यस, सिर्फ तब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। सो ऑप्शन सी जो है ये तो बिल्कुल ठीक है। डी रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ अ नोट टू द अकाउंट्स बट ओनली इफ द फ्रॉड इज मटीरियल। नहीं, बेसिकली ये भी नहीं होता कि सिर्फ अगर फ्रॉड मटेरियल हो, फ्रॉड का मटेरियल होना भी जरूरी है एज वेल एज मैनेजमेंट उसको करेक्ट ना करे, मैनेजमेंट उसको रिमूव ना करे, तब आप शेयर होल्डर को रिपोर्ट करोगे। अगर फ्रॉड मटेरियल भी है, हो सकता है फ्रॉड अगर मटेरियल भी है लेकिन मैनेजमेंट ने एग्री कर लिया है कि हम इसको रिमूव करेंगे, तो फिर कोई जरूरत नहीं है शेयर होल्डर्स को शिकायत लगाने की। सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? इसके बाद नेक्स्ट है लियो हैज बीन ऑफरिंग इन्वेस्टर्स इन हिज कंपनी a 15% per annum return on their investment. ठीक है। In order to fund this return, Leo has been using money raised from new investors to pay the 15% return demanded by early investors. What type of fraud is Leo committing? अच्छा, ये कौन से किस्म का फ्रॉड हो रहा है? ये हो क्या रहा है बेसिकली? लियो जो है उसने क्या किया, फर्ज करो, ऐसे समझ लो, लियो ने लोन लिया एक बैंक से, फॉर एग्जाम्पल बैंक ए से, और लोन उसने लिया फॉर एग्जाम्पल $100 का, और उसने बैंक को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 15% इंटरेस्ट दूंगा, तो मतलब ये $15 उसने इंटरेस्ट देना है। अब 1 साल का टाइम पीरियड है उसके पास। जब 1 साल गुजर गया तो अब लियो ने बैंक ए को इंटरेस्ट देना है $15, तो वो क्या करेगा? वो बैंक बी के पास जाएगा, उससे कहेगा मुझे $100 का लोन दो, मैं आपको 17% रिटर्न दूंगा, या चलो 15% ही रिटर्न दूंगा फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक जो है इसको ये पैसे देगा $100, उसमें से ये $15 जो है बैंक ए का इंटरेस्ट दे देगा और बाकी के पैसे जो है वो अपने पास रख लेगा, उसमें खाना पीना शुरू कर देगा। अब जब साल गुजरेगा और साल के एंड पे उसको ये इंटरेस्ट देना होगा $15 का, वो क्या करेगा? बैंक
सी के पास जाएगा, उससे कहेगा मुझे $100 का लोन दो एट 15% इंटरेस्ट। अब जब ये आ गया तो इससे क्या करेगा, इससे वो बैंक बी का भी इंटरेस्ट पे कर देगा और बाकी के पैसे खा पी लेगा। तो ये क्या है, इस तरह की स्कीम को बेसिकली कहा जाता है पॉन्जी स्कीम। पाकिस्तान में बड़ी फेमस हुई थी पॉन्जी स्कीम डबल शाह के नाम से कुछ सालों पहले। नाम सुना डबल शाह का? डबल शाह बहुत फेमस पर्सनालिटी बन गया था पाकिस्तान की। वो एक गरीब स्कूल टीचर था और उसने डिसाइड किया था कि उसने मालदार होना है, उसने रिच होना है। तो उसने क्या करना शुरू किया था, उसने फर्ज करो अनमोल से पैसे लिए, अनमोल को कहा कि आप मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करो 1000 फॉर एग्जाम्पल, और 15 दिन बाद मुझसे डबल पैसे ले लो। ठीक है, वो ये करता था। तो आपसे पैसे लिए, 15 दिन बाद आपको डबल दे दिए, मुझसे पैसे लिए, 15 दिन बाद मुझे भी डबल करके दे दिए। अब शुरू में तो उसने जब ऐसे लोगों को डबल करके देना शुरू किया, तो शुरू में तो लोग छोटे छोटे पैसे देते होंगे ना, तो वो डबल करना आसान था, तो उसने फौरन डबल करते हुए दे दिया। एक के पैसे लिए, दूसरे को दिए, दूसरे के लिए तीसरे को दिए। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेमस होना शुरू हो गया। जब वो बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया तो लोगों ने उसको बड़े बड़े पैसे देना शुरू कर दिए। जब उसको बड़े बड़े पैसे मिलना शुरू हो गए तो एक के पैसे लिए, दूसरे को दिए, दूसरे के लिए तीसरे को दिए। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, कितने लोग आपको मिल जाएंगे, 1000 बंदा मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जब एक आपको लोग मिलना बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पर कोई अर्निंग पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये क्या है, बेसिकली इस तरह की स्कीम को कहते हैं पॉन्जी स्कीम। ये डबल शाह जो है बेसिकली कर रहा था और वो $1 बिलियन बंदा बन गया था। लेकिन फिर उसके बाद उसको पैसा खाना नसीब भी नहीं हुआ क्योंकि गलत किस्म से उसने कमाया था। उसके बाद उसकी जेल हुआ उसको, और फिर उसको डेथ भी हो गई बड़ी जल्दी। तो ये होती है बेसिकली पॉन्जी स्कीम, कि एक की टोपी उठा के दूसरे के सर रखते रहना। एक से कर्जा लिया, दूसरे को दिया, दूसरे से लिया, तीसरे को दिया, तीसरे से लिया, चौथे को दिया। तो जब तक तो आपके फ्रेंड्स हैं तो आप ये करते रहोगे, उसके बाद आप पकड़े जाओगे। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो है पॉन्जी स्कीम है।